हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल परीक्षा स्टडी पॉइंट में। इससे पहले हमने पढ़ा था संगम काल, यानी कि संगम काल का मतलब है मिलना। समय समय पर बहुत सी सभाएं हुई और बहुत से विषयों पर विचार हुआ। बहुत से कवि आए, बहुत सी रचनाएं लिखी गई और ज़्यादातर इन रचनाओं का यानी कि इन रचनाएं जितनी भी ये सभाएं हुई ज़्यादातर हुई थी ये मदुरई और कपाटपुरम में। और जितनी भी ये रचनाएं हुई सारी की सारी तमिल भाषा में लिखी गई। यानी कि फिर से हमें जब हमने इसमें पढ़ा था चोल, चेर और पांड्य के बारे में। एक बार चोल राज्य का पतन हो जाता है और ये पल्लवों के द्वारा इनका पतन हो जाता है और पल्लवों की ही यहाँ पे ये नौकरी करना शुरू कर देते हैं, जैसे सेनानायक, सेनापति और मंत्री के पद पर। फिर 9वीं शताब्दी में एक बार ये उभरते हैं, यानी कि इनका संस्थापक फिर विजाल्य को माना गया है। तो चलिए हम जितना भी हमने आपको बताया था थोड़ा बता देते हैं इनके बारे में। पीछे चोल साम्राज्य का यानी कि प्रतीक चिन्ह था बाघ और इनकी राजधानी थी कावेरीपट्टनम। और चेर साम्राज्य का प्रतीक चिन्ह था धनुष, इनकी राजधानी थी वज्जी या वज्जीपुरम, दोनों एक ही है। पांड्या इनका प्रतीक चिन्ह था मछली और इनका राजधानी थी मदुरई। अब हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत के राजवंश 500 ईस्वी से लेकर 1200 ईस्वी तक आगे। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। इसमें पढ़ेंगे हम पल्लव वंश, फिर वातापी चालुक्य, वेगी चालुक्य, राष्ट्रकूट, कल्याणी चालुक्य, फिर चोल साम्राज्य। यानी कि एक बार फिर से हमें चोल साम्राज्य देखने को मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पल्लव वंश। पल्लव वंश की स्थापना उस समय हुई थी जब सातवाहन वंश का पतन हो रहा था। पल्लव वंश ये कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित था और इनकी राजधानी थी कांची। इन्होंने अपनी राजधानी कंचिम को बनाया था और पल्लव वंश की राजभाषा संस्कृत हुआ करती थी। पल्लवों के संस्थापक बप्पा देव थे, पर पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु को माना जाता है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम सिंह विष्णु के बारे में। 575 से लेकर 600 ईस्वी तक सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु के दरबार में भारवी नामक का लेखक रहा करता था, जिसने कृतिर्जुनियम की रचना की थी। कृतजुर्नियम की रचना की थी। सिंह विष्णु के ही शासनकाल में मामल्लपुरम में एक वराह मंदिर का निर्माण हुआ। ये इसका निर्माण किसने कराया था? सिंह विष्णु के ही काल में हुआ था और सिंह विष्णु ने इसका निर्माण करवाया था। सिंह विष्णु एक महान प्रतापी शासक था, जिसने चेर, चोल, पांड्या वंश के राजाओं को युद्ध में पराजित कर दिया था। इसके बाद जो आता है वो होते हैं महेंद्र वर्मन। तो चलिए महेंद्र वर्मन के बारे में पढ़ते हैं। महेंद्र वर्मन एक महान कवि एवं संगीतज्ञ था। शुरुआत में तो वह जैन धर्म का अनुयायी था। बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर वह शैव धर्म को अपना लेता है। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य नरेश यानी कि पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन को युद्ध में पराजित किया। यहीं से पल्लवों और चालुक्यों के बीच युद्ध की शुरुआत होती है। महेंद्र वर्मन ने मत विलास प्रहसन की रचना की। पल्लव काल में प्रमुख रचनाएं थी नरसिंह वर्मन प्रथम। आगे शासक बनते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। तो चलिए इसके बारे में पता करते हैं। पूरे पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अगर देखा जाए तो यह नरसिंह वर्मन प्रथम। इसी ने चालुक्य शासक पुलकेश द्वितीय को युद्ध में पराजित किया था और पराजित कर नरसिंह वर्मन प्रथम ने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। इसी की शासनकाल में यानी कि चीन यात्री कांची में प्रवेश किया था। साथ ही महाबलीपुरम यानी कि रथ मंदिरों में एकाशम मंदिर का निर्माण हुआ। नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही इन मंदिरों का निर्माण किया था। रथ मंदिरों की संख्या 7 है और इन्हें सप्त पैगोडा के नाम से जाना जाता है। और रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ मंदिर है द्रौपदी रथ। नरसिंह वर्मन द्वितीय इसके शासनकाल में शांति का शासनकाल माना जाता है और शासनकाल में ही स्थापत्य कला भरपूर देखने को मिलती है। यानी कि मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुम पेरुमाला मंदिर, कैलाशनाथ मंदिर, इन्हीं मंदिरों का निर्माण स्थापत्य कला की शुरुआत से हुआ। यानी कि जो जितने भी ये मंदिर हैं इनको स्थापत्य कला का वो माना जाता है। भरपूर विकास देखने को मिलता है यहीं पे। इस नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत कवि लेखिका दंडी रहा करते थे। इन्होंने देश कुमार चरित्र की रचना की थी। इसके बाद नंदी वर्मन द्वितीय, फिर नंदी वर्मन तृतीय ऐसे राजा हुए और इस वंश का अंतिम राजा था अपराजित वर्मन। 889 से लेकर 897 ईस्वी तक हुआ। बाद में पल्लव वंश को विजित कर इन्होंने अपने राज्य में ही मिला लिया। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। वातापी के चालुक्य। जिन चालुक्यों ने वातापी को अपनी राजधानी बनाया था वह वातापी चालुक्य कहलाए। इस वंश का संस्थापन पुलकेशिन प्रथम था। पुलकेशिन प्रथम ने ही बादामी को अपनी राजधानी बनाया। यानी कि बादामी वातापी एक ही है। इसके बाद कीर्तिवर्मन पुत्र पुलकेशिन द्वितीय अगला शासक बना। पुलकेशिन द्वितीय के
इस वंश में सबसे महान शासक हुआ पुलकेशिन द्वितीय। इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। इसने पश्चिम गंग वंश, कदम वंश और पुष्यभूति वंश शासक हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी रवि कीर्ति के द्वारा लिखित ऐहोल अभिलेख में मिलती है। एक है ऐहोल अभिलेख, यहाँ पर एक था पहले एरन अभिलेख जिसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। यह चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, इसलिए कि संस्कृत भाषा है। इस लेख की रचना रवि कीर्ति ने की थी और पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष को पराजित किया और इसी उल्लेख की अभिलेख में मिलता है। इसका उल्लेख भी इसी अभिलेख में मिलता है। और पुलकेशिन द्वितीय ने बेगी यानी कि आंध्र प्रदेश को जीता और अपने भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का शासक नियुक्त किया और इसी के साथ वैगी चालुक्यों ने चालुक्य वंश की नींव रखी। वैगी चालुक्य ने चालुक्य वंश की नींव रखी। और इसी पुलकेशिन द्वितीय ने अपने शासनकाल में पल्लव वंश पर आक्रमण करा और पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को युद्ध में पराजित कर दिया था। इसका बदला इसके पुत्र नरसिंह वर्मन ने प्रथम ने लिया था और पल्लव वंश के महाप्रतापी शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को श्रीलंका के राजा के साथ मिलकर 642 ईस्वी में पराजित कर दिया और उसकी राजधानी बादामी पर कब्जा कर लिया। विजय के बाद नरसिंह वर्मन को वातापी कोंड की उपाधि धारण की। इसके बाद विक्रमादित्य अगला शासक बना जिसने 654 ईस्वी में पल्लवों से बदला लिया। इसके बाद विनयादित्य, फिर विजयादित्य और विक्रमादित्य, ऐसे करके अगले शासक हुए। और इस वंश का सबसे अंतिम शासन था कीर्तिवर्मन द्वितीय, जिसे दंती दुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इसके बाद शुरू होगा फिर राष्ट्रकूट वंश। वेगी चालुक्य यानी कि जो यहाँ पूर्वी साइड में थे, इस साइड देखा जाएगा जहाँ पल्लव से यहाँ थोड़ी नीचे ही होंगे वेगी चालुक्य पूर्वी। पुलकेशिन द्वितीय के भाई विष्णुवर्धन ने इस वंश की नींव रखी थी। इसने अपनी राजधानी वेगी को बनाया, इसलिए इसे वेगी चालुक्य कहलाए। इसी विष्णुवर्धन ने आयना यानी कि इसकी पत्नी थी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिर का निर्माण किया था। जयसिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन, जयसिंह और द्वितीय विष्णुवर्धन और तृतीय। इस वंश का सबसे महान और प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। इसने स्वयं को दक्षिण पंथ का महानतम शासक घोषित किया। देखिए एसेंट हिस्ट्री थोड़ी डिफिकल्ट है पर लेकिन हम आसान से आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। नोट: प्रमुख पापनाथ मंदिर और विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण चालुक्य के शासनकाल में ही हुआ था। अब शुरू होता है राष्ट्रकूट। अभी हमने आपको बताया था कुछ देर पहले राष्ट्रकूट के बारे में, अभी पढ़ाएंगे राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वंश की स्थापना दंती दुर्ग के द्वारा की गई, यानी कि राष्ट्रकूट के संस्थापक दंती दुर्ग है। और दंती दुर्ग में वातापी चालुक्यों के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया था। यानी कि जो ये थे राष्ट्रकूट, दंती दुर्ग ने इनकी स्थापना की थी, किसको हराकर? कीर्तिवर्मन द्वितीय को पराजित किया था, तब जाकर इन्होंने राष्ट्रकूट की स्थापना की थी। राष्ट्रकूटों ने अपनी राजधानी मान्यखेत को बनाया था। दंती दुर्ग के बाद इस वंश का अगला शासक जो हुआ वो था कृष्ण प्रथम। इसने अपने शासनकाल में एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवाकर एलोरा में कैलाश नाथ का मंदिर का निर्माण कराया था। गोविंद द्वितीय और ध्रुव द्वितीय इस वंश के प्रमुख शासक थे। गोविंद द्वितीय, ध्रुव प्रथम और गोविंद तृतीय अमोघवर्ष और कृष्ण तृतीय। ध्रुव को धारावर्ष के नाम से जाना जाता है। गोविंद तृतीय भी एक महान प्रतापी शासक था जिसने पल्लव, पांड्या, केरल के प्रतिहार और गंग शासकों को पराजित किया था। इसके बाद अगला शासक इसका पुत्र अमोघवर्ष इस वर्ष का अगला शासक बना। इस अमोघवर्ष ने अपनी राजधानी को भी मान्यखेत ही बनाया था। इसे कन्नड़ भाषा का कवि राजमार्ग की रचना की थी। इसके बाद इस वंश का अंतिम और महानतम शासक कृष्ण तृतीय हुआ। इसने रामेश्वरम में विजय स्तंभ और देवालय की स्थापना की। इसी के दरबार में एक कन्नड़ भाषाई रवि पोन रहा करते थे, यानी कि एक भाषाई कवि थे जो पोन रहा करते थे और उन्होंने शांति पुराणम की रचना की थी। एलोरा एवं एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के द्वारा ही किया गया है। 1 से लेकर 12 तक यहाँ पर बहुत सी गुफाएं हैं, यानी कि सबसे पहले जहाँ बौद्ध की जगह बौद्ध होगा, यहाँ पर बुद्ध की गुफाएं हैं 1 से 12 तक, और 13 से 29 तक हिंदुओं की गुफाएं, और 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं। कल्याणी चालुक्य
जिन चालुक्यों ने हैदराबाद में स्थित कल्याण वंश को अपनी राजधानी बनाया और कल्याणी वही बाद में कल्याणी चालुक्य कहलाए। 10वीं शताब्दी में अंत इस वंश की स्थापना तैपल द्वितीय ने की थी, यानी कि 10वीं शताब्दी में इनका अंत हुआ और फिर इसी वंश की स्थापना तैपल द्वितीय ने की थी। इस वंश के प्रमुख शासक देखा जाए तो इस वंश के प्रमुख शासक थे तैपल प्रथम, तैपल द्वितीय और सत्याश्रय, जयसिंह द्वितीय, विक्रमादित्य षष्ठ और सामेश्वर तृतीय और तैपल तृतीय। इनमें सबसे प्रभावी रहेगा विक्रम षष्ठ। इस शासन के काल में शिक्षा और साहित्य का प्रचार अच्छा खासा देखने को मिलता है और इसी शासन में प्रसिद्ध विज्ञानेश्वर और विल्हन रहा करते थे। विल्हन यानी कि विक्रमचरित्र और विज्ञानेश्वर मिताक्षरा यानी कि हिंदी विधि ग्रंथ है दोनों। इस वंश का अंतिम शासक तैपल तृतीय हुआ और आगे चलकर कल्याणी वंश पर यादवों का अधिकार हो गया और साथ ही चालुक्य वंश का पतन हो गया। इसके बाद फिर शुरू होता हमें एक बार देखने को मिलता है चोल वंश। 3री शताब्दी में चोल वंश का पतन हो गया था। फिर 9वीं शताब्दी में एक बार फिर से ये यानी कि 9वीं शताब्दी के आसपास चोल साम्राज्य का फिर से उदय हुआ और 9वीं शताब्दी में जो चोल यानी कि चोल साम्राज्य के उदय हुआ तो इसका संस्थापक माना जाता है विजाल्य को। जब ये उभर के आए तो बहुत ही शक्तिशाली यानी कि इनका वंश बहुत ही शक्तिशाली उभर के आया था। और इस वंश के राजा देखा जाए तो कौन कौन हो गए। इस वंश के राजा थे आदित्य प्रथम, परातक प्रथम, राज प्रथम और राजेंद्र द्वितीय, वीर राजेंद्र और कलोतुंग प्रथम, द्वितीय, तृतीय राजेंद्र यानी कि तृतीय प्रमुख चोल राजा हुए। ध्यान रखना एक बात, राजेंद्र तृतीय इस वंश का अंतिम शासक था और जितने भी राजा है ये हमें सभी नहीं पढ़ने हैं, इनमें से सिर्फ हमें ये इंपॉर्टेंट पढ़ने हैं परातक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। यही 3 राजा सबसे महान और सबसे शक्तिशाली हुए। तो चलिए शुरू करते हैं विजाल्य से। हमने इनके संस्थापक बताए थे आपको विजाल्य, तो विजाल्य के बारे में पढ़ते हैं। इसी ने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना की और इसने तंजौर को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद आदित्य प्रथम का पुत्र परातक प्रथम चोल साम्राज्य का अगला शासक हुआ। इसी के शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था। इस युद्ध में परातक प्रथम का पुत्र मारा गया। चोलों की बुरी तरह से हार हुई। इतिहास में इस लड़ाई को तकोलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी कि ये कहा जाता है तकोलम युद्ध किन और किन शासकों के बीच में हुआ था, राष्ट्रकूट और चोलों के बीच में हुआ था। राजराज प्रथम इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। यह शैली धर्म का अनुयायी था। इसी के शासनकाल में चोल साम्राज्य के महानतम युग प्रारंभ हुआ। इसी ने चेरों की 9 सेनाओं के युद्ध को पराजित किया और साथ ही चालुक्य, पांड्य, मैसूर और गंग वंश के राजाओं को युद्ध में पराजित किया था। इसने अपने शासनकाल में माप पद्धति कदम की शुरुआत की और तंजौर में प्रसिद्ध बद्धेश्वर मंदिर यानी कि राजेश्वर मंदिर का निर्माण इसी ने करवाया था। राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया और उसके उत्तरी हिस्सा यानी कि श्रीलंका का जो उत्तरी हिस्सा था उसे अपने कब्जे में कर लिया था। श्रीलंका का ही पुराना नाम था सहल। क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि सहल पर आक्रमण किसने किया था और किसने इसके उत्तरी सिरे को जीता था, तो वो थे राजराज प्रथम। राजेंद्र प्रथम चोल साम्राज्य का सर्वाधिक प्रसार इसी के शासनकाल में देखने को मिलता है। इसने गंगकोटम चालुपुरम को चोलों की नई राजधानी बनाया, यानी कि जो राजेंद्र प्रथम था इसने उत्तरी तरफ यानी कि भारत के उत्तरी तरफ इसने हमला किया और गंगा के तट मैदानों पर भी कब्जा कर लिया और वहीं पर जाकर अपने आप को उपाधि दी थी इन्होंने गंगकोटम चालु यानी कि चोलपुरम। तो इन्होंने अपने आप को ये उपाधि दी और यानी कि वहीं बंगाल की खाड़ी के पास जो एक झील थी उसको पूरी को चोल झील के नाम से जाना जाता था। इसी के शासनकाल में चालुक्य शासन यानी कि जयसिंह द्वितीय ने हमला किया और यह बुरी तरह से हार गया। यह युद्ध इतिहास में मास्की युद्ध के नाम से जाना जाता है। मास्की युद्ध के नाम से जाना जाता है इतिहास में। राजेंद्र ऐसा एकमात्र चोल शासक था जिसने पूरे संपूर्ण श्रीलंका को विजय प्राप्त की और साथ ही बंगाल के पाल शासकों को भी पराजित किया और गंगकोट चोल की उपाधि धारण की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि राजेंद्र प्रथम एकमात्र ऐसा शासक था, इसने श्रीलंका को भी पूरा जीत लिया था। इससे पहले राजराज प्रथम थे, उन्होंने श्रीलंका के सिर्फ उत्तरी हिस्से को ही जीता था। राजेंद्र या प्रथम ने पूरा के पूरा श्रीलंका जीता और उत्तरी भारत की तरफ यानी कि दक्षिण भारत से जाने वाला एकमात्र शासक यही है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ बहुत कम आक्रमण हुए हैं, पर लेकिन राजराज प्रथम ने यानी कि बंगाल तक यानी कि देखा जाए जहां गंगा तट के मैदान है बंगाल तक वहां तक आक्रमण किया। तो फिर उन्होंने अपने आप को गंगटोक की उपाधि दी और वहीं पर एक शहर बनाया
जिसे गंगकोटम चोलपुरम के नाम दिया गया, उन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। आगे चलकर चोल और वेंगी के चालुक्यों के बीच विवाद संबंध बन गए और धीरे धीरे कुलत्यों के शासक में वेंगी का क्षेत्र चोल साम्राज्य का अंग बन गया। नोट, एक बात ध्यान रखना, जो चोल शासक थे ये अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी पहले ही घोषित कर दिया करते थे और अधिकांश चोलकालीन मंदिर शिव को समर्पित है, जैसे राजराज प्रथम के द्वारा बनाया गया निर्मित तंजौर का मंदिर बृहदेश्वर मंदिर, ये शिव को समर्पित है। तो चलिए फ्रेंड, इसी के साथ हमारा लेक्चर यहाँ ख़त्म होता है, यानी कि हमने पूरे का पूरा प्राचीन भारत अपना ख़त्म कर लिया है। अब बचते हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, यानी कि परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे ही अगली वीडियो आएगी हम उसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे कि एग्जाम में कैसे कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं। बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक था, हमने आसान से आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप यू कि आपके समझ आया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।